मेरी कंपनी पब्लिक होने के बाद मुझे 60 मिलियन युआन के शेयर्स मिले। मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। तो मैं घर गया और अपने पेरेंट्स के साथ मजाक किया कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया है। मैंने उन्हें बोला कि अब मैं उनके भरोसे बैठने वाला हूँ। मुझे झटका तब लगा जब उसी दिन मेरे पेरेंट्स ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे छोटे भाई के नाम ट्रांसफर कर दी। उन्होंने यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि वो उसके साथ शिफ्ट हो रहे हैं और मुझे अपना खुद का रेंटेड घर ढूंढने को कहा। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मौका देखकर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं मुस्कुराया और सब कुछ मान लिया, उनकी हर एक डिमांड और उन 60 मिलियन युआ के बारे में मैंने एक शब्द नहीं बोला। मॉम डैड, मेरे अचानक वापस आने का रीजन ये है कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया है। क्या आप कुछ टाइम के लिए मुझे सपोर्ट कर सकते हैं? उनके उतरे हुए चेहरे देखकर मैं बस हंसने ही वाला था और बोलने वाला था, मजाक कर रहा था, डरा दिया ना। पर तभी मैंने देखा कि पापा ने मम्मी की स्लीव खींची। उन दोनों ने मुझे एक अजीब सी फोर्स्ड स्माइल दी। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम करना भी अच्छा है ईथन। तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो तुम्हारी मॉम, और मुझे थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना है। ये कहकर वो जल्दी से अपने बेडरूम में चले गए। मुझे लगा कि उन्होंने मेरी बात सीरियसली ले ली है, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए गया। पर तभी मुझे दरवाजे के पार से पापा की आवाज सुनाई दी। ईथन की जॉब चली गई है, वो अब बस यहाँ पड़ा रहेगा। उसका प्लान जरूर हमारे भरोसे जीने का होगा। ऐसे नहीं चलेगा जब तक उससे ये नहीं पता कि हमारे पास कितनी सेविंग्स हैं। हम जल्दी से अपने सारे पैसे और प्रॉपर्टीज केविन के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह ईथन किसी भी चीज पर अपना हक नहीं जाता पाएगा। मम्मी की आवाज थोड़ी झिझकती हुई आई। सारी प्रॉपर्टीज पर एक अपार्टमेंट है, वो हमारे नाम पर जरूर है, पर ईथन ने खुद यूज खरीदा था। वो उसका वेडिंग होम है। क्या ऐसे ही उसे ले लेना ठीक होगा? पापा ने थोड़े गुस्से में जवाब दिया, अगर वो हमारे नाम पर है तो वो हमारा है। उसकी सिटी में एक प्रॉपर जॉब थी और वो बड़ा बेटा है। अपने भाई के बारे में सोचने में क्या बुराई है? रही बात उसके वेडिंग होम की, तो वो थोड़ी और मेहनत करके दूसरा खरीद सकता है ना। मुझे बस इस बात का डर है कि ईथन को लगेगा कि हम पार्शियलिटी कर रहे हैं। पार्शियलिटी? हम उसके पेरेंट्स हैं, हमने उसे पाला है। और वैसे भी अब वो बेरोजगार है ना। वो घर केविन को देना एक तरह से उसे बचना ही है, वरना वो आलसी हो जाएगा, काम पर जाना बंद कर देगा और सब बर्बाद कर देगा। फिर क्या होगा? मम्मी ने थोड़ा सोचा और आखिर में हाँ बोल दी। ठीक है, मैं केविन को बोल दूंगी कि वो कुछ फालतू ना बोले। मैं बाहर दरवाजे से टीका खड़ा था, एक कड़वी और खुद का मजाक उड़ाती हुई स्माइल दी और अपने रूम में वापस आ गया। मुझे पता था, जब से मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स ने हमेशा केविन से ज्यादा प्यार किया है, क्योंकि मुझे मेरे दादाजी ने पाला था, जबकि केविन मेरे पेरेंट्स के पास बड़ा हुआ था। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा यही बोला था, तुम बड़े बेटे हो, बड़ा भाई बाप के जैसा होता है। सही हो या गलत, तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई के सामने झुकना चाहिए। हमने पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की है। सुबह जल्दी उठते हैं और रात को देर तक तुम्हारे लिए जागते हैं। हमारे पास तुम्हें होम टाउन में छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे स्कूल रिकॉर्ड्स पहले से वहीं हैं। ट्रांसफर करने से तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी। तुम घर पर ही रहो, हमें अभी तुम्हारे छोटे भाई का भी ध्यान रखना है। मैं समझता था कि मेरे पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल था, इसलिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कभी उनका एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैंने केविन की ट्यूशन फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने करीब 8 साल तक बहुत मेहनत की। आखिर में मैंने इतने पैसे बचा लिए कि अपने होम टाउन में 1-2 बेडरूम अपार्टमेंट खरीद सकूं, जिससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने वेडिंग होम की तरह यूज करने का प्लान कर रहा था। पर केविन ने कहा कि मैं अपना फर्स्ट टाइम बायर स्टेटस वेस्ट ना करूं। उसने मुझे बोला कि मैं इसे अपने पेरेंट्स के नाम पर करवा दूं, इन केस मुझे कभी कैपिटल में घर खरीदने का मौका मिले। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आखिर हम फैमिली ही तो हैं। तो मैं मान गया। किसको पता था कि उस वक्त भी वो मेरे खिलाफ चाल चल रहे थे। इस बार मैं वापस आया था क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था वो पब्लिक हो गई थी। मेरा डिविडेंड 60 मिलियन युआन से ज्यादा का है और हर साल और डिविडेंड्स आने वाले हैं। मैं अब फाइनेंशियली फ्री हूँ। मैं घर आकर मॉम और डैड से एक विला खरीदने, केविन के लिए कुछ स्टोर फ्रंट्स खरीदने, उसे एक कार दिलवाने और उन सब के रिटायरमेंट के लिए कई मिलियन युआन छोड़ने के बारे में बात करने का सोच रहा था, ताकि उनकी लाइफ आसान हो जाए और पूरी फैमिली एक साथ ट्रिप पर जा सके। ये कितना अच्छा होता ना। इसलिए मैं बस एक छोटा सा मजाक करना चाहता था। मैं उन्हें डराना चाहता था, ये कहकर कि मैं उनके भरोसे जीने वाला हूँ, और फिर उन्हें बताता कि हमारी फैमिली अमीर हो गई है। पर जिसको असली झटका लगा वो मैं खुद निकला। अपने पेरेंट्स को उस तरह बात करते हुए सुनकर मैं दंग रह गया। पर मुझे अपने भाई केविन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगा। जब से हम बचपन से मेरे पास जो भी अच्छा होता था मैं सबसे पहले उसे देता था। मैंने ही एक तरह से उसे पाला है। उसका और मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। वो हमारे पेरेंट्स की इतनी सेल्फिश बात पर कभी अग्री नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद मेरे पेरेंट्स मुझसे झूठी फिक्र दिखाते हुए बात करते हैं। ईथन, सब ठीक है, तुम सालों से इतनी मेहनत कर रहे हो, अब जब तुम घर आ गए हो तो बस आराम करो। तुम्हारे डैड और मैं एक काम से बाहर जा रहे हैं। रात के खाने में जो खाना हो मुझे टेक्स्ट कर देना। अगर मैंने उनकी बातें नहीं सुनी होती तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो पेरेंट्स मेरी इतनी परवाह दिखा रहे हैं वो एक्चुअली में मेरे खिलाफ हर कदम पर साजिश रच रहे हैं। तभी मेरी मम्मी का फोन बजता है। मुझे दूसरी तरफ से केविन की आवाज सुनाई देती है। मॉम, इतनी क्या अर्जेंसी है, मुझे प्रॉपर्टी ऑफिस क्यों जाना पड़ेगा? मेरी मम्मी जल्दी से फोन लेकर साइड में चली जाती हैं। जब मैं कह रही हूँ तो बस चले जाओ। मेरे पापा मेरा व्यू ब्लॉक करने के लिए थोड़ा साइड में आते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम पहले आराम करो, हम लोग निकाल रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूँ, कुछ कहता नहीं। फिर जब उनका ध्यान नहीं होता मैं चुपचाप उनके पीछे चला जाता हूँ, और जैसा सोचा था मैं उन्हें रास्ते में केविन को साइड में ले जाते हुए देखता हूँ। मैं छुप कर उनकी बातें सुनने के लिए कॉर्नर पर जाता हूँ और उन्हें केविन को वही सब बातें रिपीट करते हुए देखता हूँ। सुनने के बाद केविन माथे पर शिकान लाता है। मॉम डैड, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप ईथन के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं?
मेरी मम्मी जल्दी से केविन की स्लीव खींचती हैं। ओ केविन, तुम्हारे बड़े भाई के पास अब कोई जॉब नहीं है और वो बस घर पर बैठने वाला है। किसने देखा है वो कितने दिन आराम करेगा? क्या होगा अगर वो अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दें और फिर हमसे उम्मीद करें कि हम उसे सपोर्ट करें? फिर तुम बाद में घर कैसे खरीदोगे या शादी का खर्चा कैसे उठाओगे? ये देखकर मेरे पापा भी हामी भरते हैं। बिल्कुल सही। आजकल बहुत सारे जवान लोग अपने पेरेंट्स के भरोसे जीते हैं। हमें सावधान रहना पड़ेगा। और इसमें गलत ही क्या है? ये हमारी चीजें हैं। घर हमारे नाम पर है, हम जिसे चाहे दे सकते हैं। उससे बर्बाद करने देने से बेहतर है कि हम ये तुम्हें दे दें। मेरी मम्मी फिर से बोलती हैं, तुम्हारा भाई कैपिटल में पैसे कमाता है। एक बार जब वो देखेगा कि यहाँ कुछ नहीं बचा है तो वो बस कुछ दिन रुकेगा और वापस जाकर फिर से मेहनत करेगा। हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। केविन अभी भी झिझकता है, पर हम उसकी गर्लफ्रेंड से मिले थे। क्या वो शादी के बारे में बात नहीं कर रहे थे? कम से कम वो अपार्टमेंट तो उनका वेडिंग होम होने वाला था। क्या आप लोग वो भी मेरे नाम ट्रांसफर करने वाले हैं? ओ वेडिंग होम, तुम्हारे भाई के पास अब जॉब तक नहीं है। कौन सी औरत उसके साथ रहना चाहेगी? तुम्हारी बात अलग है। अगर तुम्हारे पास पैसे और घर नहीं होगा तो पत्नी ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? पर क्या होगा अगर मेरे भाई को पता चल गया? मेरे पापा एक पल के लिए रुकते हैं, फिर वो एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ अगर उससे पता चल गया? हम आखिर उसके पेरेंट्स हैं। इतने सालों से ईथन ने हमारी हर बात मानी है, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। एक बच्चे को अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी होना ही चाहिए। अगर उसे पता चल भी गया तो वो हमारी इंटेंशंस को समझ जाएगा। वो हमें दोष नहीं देगा। ये बस उसे आगे बढ़ने के लिए पुश करना है। मेरी मम्मी भी बोल उठती हैं, सही बात है। एक जवान आदमी हर वक्त आराम कैसे कर सकता है? तुम्हारे भाई को इस बारे में सोचना चाहिए। उससे स्कूल भेजने के लिए तुम्हारे पापा और मैंने बाहर इतनी मेहनत की, तो क्या हुआ अगर उससे पता चल गया? वो कर ही क्या सकता है? हमसे लड़ाई करेगा। फिर तो वो बस एक एहसान फरामोश बच्चा कहलाया जाएगा। इस बात पर मेरे पापा और गुस्सा हो जाते हैं। अगर उस वक्त तुम्हारे दादाजी ने मुझे मजबूर ना किया होता तो तुम्हारे भाई को बहुत पहले ही स्कूल छोड़ देना चाहिए था। गांव के एक बच्चे को इतने लंबे टाइम तक स्कूल भेजने का क्या फायदा? वो एक लड़का है। कौन उस जमाने में 13 या 14 साल की उम्र में काम करना शुरू नहीं कर देता था? अगर तुम्हारे दादाजी इतने जिद्दी नहीं होते तो तुम्हारा भाई बहुत पहले बाहर जाकर पैसे कमा रहा होता। सही कहा, गांव के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। बाहर काम करने वाले उन सालों ने हमें सच में ठगा दिया था। मेरी मम्मी टाइम देखती हैं और जल्दी से कहती हैं, केविन चलो ट्रांसफर ऑफिस के लिए जल्दी करो। जब हम वापस आएं तो अपने भाई के सामने कुछ मत कहना। मैं देखता हूं कि केविन के होठ चुपचाप खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं इससे पहले कि वो आखिर में हामी भर दें। ठीक है, मैं समझ गया, पर याद रखना ये आप लोगों का आइडिया था। मेरा भाई शायद बस आराम करने के लिए वापस आया हो। अगर वो वापस कैपिटल जाता है और पैसे कमाता है तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि वो मेरे लिए एक कार खरीदेगा। ऐसा कुछ मत करना कि मुझसे नफरत करने लगे। ओ तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही सब सोच लिया है। मैं अपनी इस फैमिली को देखता हूँ जो खुशी से मुस्कुराते हुए दूर जा रहे हैं। मैं दीवार से टीक कर खड़ा हो जाता हूँ, एक हाथ से अपनी आंखें छिपाता हूँ और धीरे से एक कड़वी हंसी हंसता हूँ। जैसे ही मुझे वो पैसे मिले मेरा पहला ख्याल यही था कि घर आकर उन्हें बताऊं ताकि हम सब एक अच्छी जिंदगी जी सकें। मैं उनके साथ वो खुशी शेयर करना चाहता था। मैंने सोचा था कि हम एक परिवार थे हम, पर वो लोग, उन्होंने मुझे कभी फैमिली माना ही नहीं। सिर्फ केविन उनका बच्चा है। मैं क्या हूँ? बस एक इंसान जिसको वो अपने हिसाब से यूज करते हैं। जब सब कुछ ठीक होता तो उनके कुछ मीठे बोल और मानो सब ठीक हो गया। हाई स्कूल के बाद से मैंने घर का एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैं दिन में स्कूल जाता था और रात को वेटर का काम करता था, क्योंकि मैं उन पर और बोझ नहीं डालना चाहता था। रोज मैं उतरे हुए पुराने कपड़े और ऐसे जूते पहनता था जो मुझे फिट भी नहीं आते थे, जबकि केविन के पास इतने नए कपड़े थे कि वो उन सबको पहन भी नहीं पता था। उन्होंने मुझे समझने को कहा। केविन काउंटी टाउन बड़ा हुआ था, उसे खुलकर पैसे खर्च करने की आदत थी। मैं बड़ा भाई था, मुझे उसकी खुशी के आगे झुकना चाहिए था, उसकी हर जिद पूरी करनी चाहिए थी। मैंने उनकी बात मानी और वही किया। मैंने सोचा बड़ा भाई होने के नाते मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मुझे लगा कि मॉम और डैड मेरी इसलिए परवाह नहीं करते क्योंकि मैं काफी इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझ पर अपना टाइम ही वेस्ट नहीं करना चाहते थे। मेरा ये कहना कि मैं उनके भरोसे बैठने वाला हूँ बस एक मजाक था, पर इस मजाक ने मुझे एक ऐसी सच्चाई का सामना करवा दिया जिसे मैं सालों से मानने से इनकार कर रहा था। फिर भी अभी होश में आने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई है। कम से कम पैसे अभी भी मेरे हाथों में हैं। उस शाम पूरी फैमिली डिनर टेबल पर बैठती है। वो एक दूसरे को देखते हैं। फिर मेरी मम्मी पहले बोलती हैं, ईथन तुमने इन सालों में बाहर बहुत मेहनत की है। मुझे पता है तुम घर आराम करने आए हो, पर सच में घर की हालत ठीक नहीं है। मैं अपनी नजरें नीचे किए खाना खाता रहता हूँ, कुछ नहीं कहता। फिर मेरे पापा अपना गला साफ करते हैं और बोलते हैं, तो हमने पहले एक छोटा सा बिजनेस करने का ट्राई किया था और हम सब कुछ हार गए। ये घर वापस लिया जा रहा है ईथन। तुम्हारी मॉम और मेरे पास अब कोई पैसे नहीं बचे हैं। हमें तुम्हारे भाई के पास उसके रेंट वाले घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, पर वो जगह बहुत छोटी है। तो देखो, इस हफ्ते तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और रहने के लिए अपनी खुद की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। उन्हें लगता है कि मैं शॉक हो जाऊंगा, एक के बाद एक सवाल करूंगा। वो तैयार हैं डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, पर मैं सिर्फ हामी में सर हिलाता हूँ। समझ गया, मैं अपना सामान पैक करके निकल जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे और कितने झूठ बोलना चाहते हैं। मुझे अब परवाह नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उन्हें 60 मिलियन युआन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। अगले 2-3 दिनों में मैं अपनी पैकिंग खत्म कर लेता हूँ। जैसे ही मैं निकालने वाला होता हूँ मेरे सरप्राइज के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड विवियन अचानक मेरे होम टाउन आ जाती है। मेरे पेरेंट्स भी इन दिनों घर पैक कर रहे हैं। वो उसे दरवाजे पर देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। ओ विवियन, तुम यहाँ आई हो। घर थोड़ा बिखरा हुआ है, थोड़ी देर बैठ जाओ। विवियन सर हिलाती है, हल्की सी डिस्गस्ट घिन के साथ कमरे के चारों तरफ देखती है और फिर अपनी नाक ढक लेती है। अपने पेरेंट्स को वही खड़े देखकर मैं उसे डिटेल में नहीं बता कि क्या हुआ। मैं बस क्यूरियोसिटी से पूछता हूँ, विवियन तुम इतनी अचानक यहाँ कैसे? तुमने कल कहा था कि तुम्हें मुझसे मिलना है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा? तुमने मुझे तुम्हें पिकअप क्यों नहीं करने दिया? क्या तुम थक नहीं गई हो?
इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, विवियन धीरे से मेरी बात काट देती है। ईथन, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। फिर वो मेरे पेरेंट्स की तरफ देखती है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ तो मैं विवियन को अपने रूम में ले जाता हूँ और दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। विवियन रुको, मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास पानी लाता हूँ। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर मैं वहीं जम जाता हूँ। मैं डिसबिलीफ में मुड़ता हूँ। विवियन, ये इतना अचानक क्यों? मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। मैंने कहा हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। विवियन की आवाज़ बिल्कुल फर्म थी। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और उसके पास बैठ जाता हूँ। अंदर से बिल्कुल ठाका हुआ फील कर रहा हूँ। विवियन और मैं एक दोस्त के जरिए मिले थे। मेरी ही तरह वो भी कैपिटल में अपनी जिंदगी बनाने के लिए बाहर से आई थी। हमारे हालात देखते हुए कैपिटल में रहना बेहद मुश्किल था, तो हमने प्लान किया था कि कुछ और साल मेहनत करेंगे, फिर किसी छोटे शहर में सेटल हो जाएंगे। 1 या 2 साल और हमारे पास काफ़ी सेविंग्स हो जाती। हम शादी करने का प्लान कर रहे थे। मुझे पता था कि उसकी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी अचानक मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। जैसे ही मैं अपने फाइनेंशियली फ्री होने की बात बताने वाला होता हूँ, विवियन बेसाबरी से मेरी बात काट देती है। ईथन, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। कैपिटल में इतने सालों तक घिसते रहने के बाद भी तुम एक अपार्टमेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुनकर जो शब्द मैं कहने वाला था वो मेरे गले में ही अटक जाते हैं। विवियन, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। कैपिटल में एक अपार्टमेंट 20 मिलियन युआन का आता है। एक आम वर्कर यूज कैसे अफोर्ड कर सकता है? विवियन, तुम भी बाहर से आई हो और कैपिटल में मेहनत कर रही हो, तुम्हें समझना चाहिए। विवियन एक ठंडी हंसी हंसती है। अपने निठालेपन के लिए बहाने बनाना बंद करो। बहुत हुआ। मैं तुम्हारे साथ और लफ्ज बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं यहाँ सब कुछ ठीक से खत्म करने आई हूँ। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगी। ईथन, मेरी मॉम ने मेरा रिश्ता किसी के साथ तय किया है। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक अच्छा मैच है। वो कैपिटल का लोकल है। मैं उससे शादी करने का प्लान कर रही हूँ। उससे शादी ये सोच कर कि कैसे विवियन हमेशा लेट काम करने के एक्सक्यूजेस बनाती थी। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक होता है। मैं अपनी एक बिटर लाफ को रोक नहीं पाता। विवियन, क्या ये सिर्फ पैसों की वजह से है? क्या हो अगर मेरे पास पैसे होते? क्या हो अगर मेरे पास भी पैसे हों? विवियन मुड़कर मुझे देखती है, एक पल के लिए साइलेंट रहती है। उसकी आंखों में सीधा देखते हुए मुझे रियलाइज होता है कि वो अब वो लड़की नहीं रही जो वो हुआ करती थी। जिस तरह से वो अब मुझे देखती है उसमें अब कोई प्यार नहीं बचा, सिर्फ इम्पेशंस और इरिटेशन है। ईथन, गेट रियल। तुम्हारा प्यार पैसों के आगे बहुत चीप है। इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर तुम्हारे पास पैसे होते भी तो आखिर कितने ही हो सकते थे? तुम इस जन्म में तो कैपिटल में एक अपार्टमेंट कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम उन वर्कर्स से कुछ अलग नहीं हो। ईथन, मुझे ब्लेम मत करो। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो खुद को करो। एक इंसान को रियलिस्टिक होना पड़ता है। उसकी बातों को एक एक करके सुनते हुए मुझे सच में फील होता है कि मेरी लाइफ एक रिडिकुलस फर्स बन गई है। मैं धीरे से अपने होठों का कोना ऊपर करता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, ब्रेकअप कर लेते हैं। आई होप तुम इसका कभी रिग्रेट नहीं करोगी। आई विश यू हैप्पीनेस। मुझे इस तरह देखकर विवियन एक हल्की सी साई लेती है। ईथन, मैं खुश रहूंगी। गुस्से में ऐसी बातें मत कहो। अब से तुम्हें थोड़ा और रियलिस्टिक होना चाहिए। दूसरे तुम्हें जो भी कहें बस उस पर बिलीव मत कर लिया करो। मैंने लोगों से सुना था कि तुम्हारी जॉब अच्छी थी। मुझे लगा कि तुम्हारे पास एक्चुअली कैपिटल में रुकने का चांस था। मैं नेवे थी। तुम्हारी मंथली सैलरी चाहे तुम उसे कैसे भी सेव कर लो, कैपिटल में एक घर खरीदने के लिए कभी इनफ नहीं होगी। पर मैं तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं हूँ। तुम मेरे साथ अच्छे थे, पर मैं भी तुम्हारे साथ काफी टाइम तक रुकी। मैं अपना सर नीचे कर लेता हूँ और आगे कुछ नहीं कहता। विवियन तुरंत वहां से चली जाती है और उस मोमेंट में मुझे अचानक फील होता है कि शायद अनफॉर्चुनेट मैं नहीं बल्कि वो लोग हैं। उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो मेरे पास पहले से है। फिर भी इन लोगों ने जैसे ही सब कुछ उनकी रीच में आया अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए। यहाँ तक कि भगवान को भी पता है कि वो इसमें से किसी भी चीज को डिजर्व नहीं करते। मेरे पेरेंट्स विवियन को बिना एक गुड बाय कहे जाते हुए देखते हैं और उनके चेहरे इंस्टेंटली डार्क हो जाते हैं। वो किस तरह की इंसान है? उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। हमारे लिए खाना बनाना तो दूर की बात, उसने हमें एक्नॉलेज तक नहीं किया। ईथन, उस जैसी औरत से तुम शादी नहीं कर सकते। सुन रहे हो मेरी बात? उससे शादी करना इस फैमिली पर एक कर्ज जैसा होगा। मैं अब उससे शादी नहीं कर सकता। हमारा ब्रेकअप हो गया है। मैं कोल्ड टोन में कहता हूँ। ये सुनकर मेरे पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देखा, तुम्हारे पास जॉब नहीं है इसलिए औरतें भी तुम्हें नीची नजर से देखती हैं। बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से कैपिटल वापस जाओ और एक अच्छी जॉब ढूंढो। हमें अभी भी अपने बुढ़ापे में सपोर्ट करने के लिए किसी की जरूरत है। तुम्हारे छोटे भाई को अभी भी एक कार चाहिए। अगर तुम वापस जाकर हार्डवर्क नहीं करोगे तो क्या तुम चाहते हो कि हम अपने आखिरी सालों में सफर करें? मैं उनसे और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस हाँ में सर हिलाता हूँ। एक बार मेरी पैकिंग हो जाए तो मैं कैपिटल वापस चला जाऊंगा। वो हैप्पीली सर हिलाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारे जैसा जवान लड़का घर पर वापस आकर क्या कर रहा है? बाहर जाओ, अच्छी बात है वहां बाहर जाओ। ये सुनकर मैं लगभग जोर से हंसने और स्कॉन वाला होता हूँ। तब उन्होंने मेरे भाई को तो ये नहीं कहा था। तब उन्होंने कहा था, केविन तुम बाहर क्यों जा रहे हो? घर पर रहो। हमने तुम्हारे लिए जॉब, कार और घर रेडी कर रखा है। तुम्हारा बड़ा भाई हर महीने तुम्हें पैसे भेजेगा ना? और मैंने वाकई उसे हर एक महीने एक अच्छा खासा अमाउंट भेजा था। इस बात का ख्याल आते ही मेरे होठ कोल्डनेस से स्माइल कर उठते हैं। टेंशन मत लो। अगर अब कभी तुम लोगों को मुझसे एक भी सेंट मिल जाए तो मेरी ये जिंदगी बेकार है। कैपिटल वापस लौटने के बाद मैं अपनी कंपनी का सारा काम हैंड ओवर कर देता हूं और रिजाइन कर देता हूं। कंपनी मुझे रोकने का ट्राई करती है। वो एक पार्ट टाइम अग्रीमेंट साइन करने का ऑफर देते हैं ताकि मैं ओकेजनली उनकी हेल्प कर सकूं। मैं अग्री कर लेता हूं।
हम फाइनेंशियली फ्री लोगों का ग्रुप एक साथ एक लाइवली डिनर करता है। उसके बाद जब करने के लिए कुछ और नहीं था तो किसी ने सजेस्ट किया कि हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बिजनेस करते हैं, हम वैसे भी लूज अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो जाता हूँ। उस दिन की बातचीत काफी प्लेजेंट रहती है, पर जब मैं वापस घर आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी जगह को बुरी तरह से रनसैक कर दिया गया है। पूरा अपार्टमेंट बिखरा पड़ा है, लिविंग रूम का काउच दरवाजे तक घसीट कर लाया गया है, कॉफी टेबल एक तरफ पाल्टी हुई है, कांच के टुकड़े हर जगह बिखरे हुए हैं, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी डेकोरेटिव पेंटिंग्स को भी उतार दिया गया है। बेडरूम में वार्डरोब को पूरा उलट पलट कर दिया गया है, कपड़े हर जगह फेंके हुए हैं, बेडिंग को खींचकर जमीन पर ढेर लगा दिया गया है, स्टडी रूम की बुक शेल्फ्स गिरा दी गई हैं, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हर तरफ बिखरे पड़े हैं, यहाँ तक कि बाथरूम के टॉयलेटरीज और किचन से पॉट्स और पैन्स भी गायब हैं, कर्टन रॉड्स टूटे हुए हैं, कर्टन्स फेड हुए हैं, पूरा अपार्टमेंट एक रेक बन चुका है, जैसे कि वहां रेड पड़ी हो। डेली लाइफ का कोई नामो निशान नहीं बचा है। मैं दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ, पीने का नाशा इंस्टेंटली गायब हो जाता है, मेरी नासों में खून जैसे जम सा जाता है, मुझे रिएक्ट करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। मैं अपने पीछे दरवाजा बंद करता हूँ, अपना फोन निकलता हूँ और तुरंत पुलिस को कॉल करता हूँ। मेरी उंगलियां इतनी टेंस हैं कि वो सफेद पड़ गई हैं। फोन पर मैं अपनी आवाज को जितना स्टेडी रख सकता हूँ रखता हूँ, अपना एड्रेस देता हूँ और जगह की हालत एक्सप्लेन करता हूँ। फोन काटने के बाद मैं अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करता हूँ। जब लैंडलॉर्ड सुनता है कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या हुआ है तो वो फ्रैंटिकली कहता है कि वो अभी आ रहा है। करीब 15 मिनट बाद सबसे पहले पुलिस आती है। 2 ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेटर्स के साथ अंदर आते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स अपने इक्विपमेंट के साथ अपार्टमेंट में इधर उधर घूमते हैं, फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स लिफ्ट करते हैं। ऑफिसर्स मुझसे पूछताछ करते हैं। वो पूछते हैं कि मैं आखिरी बार घर से कब निकला था, क्या मैंने किसी सस्पिशियस इंसान को नोटिस किया और क्या क्या वैल्यूएबल्स मिसिंग है। मैं हर एक का जवाब देता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि कल रात मैं दोस्तों के साथ डिनर पर था और अर्ली मॉर्निंग ही वापस आया। मैंने दरवाजा खुला पाया और जब मैं अंदर आया तो ये पहले से ही ऐसी हालत में था। वैल्यूएबल्स की बात करें, क्योंकि मैं जॉब छोड़ने के बाद एक नए चैप्टर की प्लानिंग कर रहा था। मेरा ज्यादातर कैश और वैल्यूएबल्स सेफ में लॉक है। सेफ के साथ छेड़छाड़ की गई थी पर यूज कभी खोला नहीं जा सका। इसके बजाय सारे चीप एवरीडे आइटम्स साफ कर दिए गए हैं। लैंडलॉर्ड थोड़ी देर बाद आता है। जैसे ही वो जगह को देखता है उसका चेहरा हरा पड़ जाता है। वो उस रैकेज की तरफ इशारा करता है। काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाता। फाइनली वो मुश्किल से बोलता है, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये हुआ? मैंने अभी रेनोवेशन फिनिश करवाया था, कुछ महीने पहले ही तुम्हें रेंट पर दिया और ये हो गया। मैं जल्दी से माफी मांगता हूँ और डैमेजेस कवर करने का प्रॉमिस करता हूँ। तब जाकर उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है। वो साइड में खड़ा हो जाता है और पुलिस के साथ कोऑपरेट करता है। इन्वेस्टिगेटर्स आधे घंटे से ज्यादा तक काम करते हैं और दूर हैंडल और कॉफी टेबल से कई फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट करते हैं और जमीन पर अलग अलग शू प्रिंट्स ढूंढते हैं। ऑफिसर्स हमें बताते हैं कि वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से सिक्योरिटी फुटेज निकालेंगे, सस्पेक्ट को जल्दी से जल्दी लोकेट करेंगे और हमें न्यूज का वेट करने को कहते हैं। वो मुझसे मिसिंग आइटम्स की एक लिस्ट सबमिट करने को भी कहते हैं। पुलिस के जाने के बाद लैंडलॉर्ड और मैं मिलकर अपार्टमेंट क्लीन करते हैं। इस मेस को देखकर लैंडलॉर्ड ग्लास शर्ट्स उठाते हुए ग्रम्बल करता है और कहता है कि उसने कभी ऐसी किसी चीज का सामना नहीं किया। मैं भी अंदर से फ्यूरियस हूँ, कुछ गलत लग रहा है। मैंने कैपिटल में दुश्मन नहीं बनाए हैं। किसके पास मेरा अपार्टमेंट खाली करने से बेहतर कोई काम नहीं होगा जो वैल्यूएबल्स को इग्नोर करके सिर्फ हाउस होल्ड आइटम्स ले जाएगा? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। अगली सुबह जल्दी स्टेशन से ऑफिसर मुझे कॉल करता है। वो कहता है कि उन्हें कुछ मिला है। प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी फुटेज के थ्रू उन्होंने कल दोपहर एक आदमी और 2 औरतों को चाबी से मेरा दरवाजा खोलते, कई बड़े बॉक्सेस नीचे जाते और ड्राइव करके जाते हुए देखा। फेशियल रिकग्निशन के थ्रू उन्होंने उस औरत को विवियन के रूप में आइडेंटिफाई किया। बाकी दोनों शायद किसी मूविंग कंपनी से थे जिसे उसने हायर किया था। ऑफिसर मुझे ये भी बताता है कि फुटेज क्लियरली दिखाता है कि विवियन बाकी लोगों को सामान मूव करने के लिए डायरेक्ट कर रही है। यहाँ तक कि बालकनी में कपड़े सुखाने वाली लाइन और बाथरूम का टॉयलेट तक निकल कर ले गए थे। एक केटल तक नहीं छोड़ी गई थी। ये बातें सुनकर मैं पहले तो फ्रीज हो जाता हूँ, फिर अपने गुस्से में हंसने से खुद को रोक नहीं पाता। विवियन का दिमाग कितना ट्विस्टेड है, ब्रेकअप करना और फिर ऐसा कुछ करना। ये सच में उसके बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग को रीडिफाइन कर देता है। ऑफिसर पूछता है कि मैं इसे कैसे हैंडल करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अपार्टमेंट लैंडलॉर्ड का है और इसमें ज्यादातर आइटम्स भी उसके हैं। लैंडलॉर्ड को डिसाइड करने दीजिए। मैं फोन यूज पकड़ा देता हूँ। जैसे ही लैंडलॉर्ड सुनता है कि ये टेनेंट की गर्लफ्रेंड थी, वो एक्सप्लोड हो जाता है। वो कहता है कि उन्हें चार्जेस प्रेस करने चाहिए, विवियन से सारे डैमेजेस पे करवाने चाहिए और उसे लीगली अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। मैं लैंडलॉर्ड को सब कुछ हैंडल करने देता हूँ। फोन काटने के बाद मैं बस एग्जॉस्टेड फील करता हूँ। मैं उस जैसी औरत के प्यार में कैसे पड़ सकता था? मैं जरूर अंधा था। मैं जल्दी से अपना कुछ पर्सनल सामान उठाता हूँ, पास का एक होटल ढूंढता हूँ और टेम्परेरीली रुकने के लिए एक रूम बुक करता हूँ जब तक कि सब कुछ सॉर्ट आउट ना हो जाए और मुझे नई जगह ना मिल जाए। अगले दिन मैं होटल में अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ। कल रात इस पूरे मेस ने मुझे अर्ली मॉर्निंग तक जगाए रखा। मैं ठीक से नहीं सोया। एक हाफ डेजेड स्टेट में मेरा फोन अचानक तेजी से बजने लगता है। रिंगटोन पियर्सिंग थी जो उस शांत कमरे में जारिंग लग रही थी। अपनी आंखें अभी भी बंद रखते हुए मैं ढूंढने के लिए हाथ मारता हूँ। अपना फोन ढूंढता हूं और ग्रॉगली आंसर करता हूं। मेरी आवाज होर से है। कौन है? ईथन, क्या तुम इतने कंगाल हो गए हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने एक्चुअली पुलिस को कॉल कर दिया। विवियन की हिस्टेरिकल चीख फोन से आती है। आवाज इतनी शार्प और श्रिल थी जैसे कांच पर नाखून रगड़े जा रहे हों। उसकी चीख सुनकर मैं इंस्टेंटली फ्राउन करता हूँ। मेरे कान बज करने लगते हैं। इंस्टिंक्टिवली मैं फोन को अपने कान से दूर करता हूँ और स्क्रीन पर देखता हूँ। श्योर इनफ ये विवियन का नंबर था।
मैं स्कॉफ करता हूँ। मेरे अंदर गुस्सा उबालने लगता है। विवियन, मुझे हैरानी होती है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है? अपार्टमेंट लैंडलॉर्ड का है, अंदर का सामान, मेरे कुछ पर्सनल आइटम्स को छोड़कर सब लैंडलॉर्ड का है। तुमने वो सब बाहर निकाल दिया, जगह को तबाह कर दिया, और अब मुझे पुलिस को कॉल करने की इजाजत नहीं है। मैं हेडबोर्ड के सहारे पीछे टीक जाता हूँ। मेरी टोन आइस कोल्ड है और उसमें मॉकरी भारी है। विवियन का बिहेवियर लैफेबल और इन्फ्यूरिएटिंग है। कौन सा लैंडलॉर्ड? वो सब मेरे हैं। जब हम साथ थे मैंने खुद लिस्ट बनाई थी और तुमसे वो खरीदवाए थे और पुराने वालों को रिप्लेस करवाया था। वो कर्टन्स, बेडिंग, किचनवेयर मैंने खुद सिलेक्ट किए थे। हमारा ब्रेकअप हो गया है। मैं अपनी चीजें वापस ले जा रही हूँ। इसमें गलत क्या है? तुम्हें पुलिस को बुलाने का क्या हक है? केस को अभी ड्रॉप करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी बातें सुनकर उसके इस वॉर्प लॉजिक पर मुझे हंसी आ जाती है। हाँ, उसने वो चीजें सिलेक्ट की थी, पर हर एक चीज के लिए पे मैंने किया था, और उनमें से ज्यादातर तो शुरू से लैंडलॉर्ड की थी। उसमें एक्चुअली इतनी हिम्मत है कि उन्हें अपना बता रही है। बेशर्मी की हेड है। ठीक है, तो जाओ जाकर ऑफिसर्स को खुद ही बताओ। देखते हैं कि क्या वो तुम्हारी ये रिडिकुलस स्टोरी मानते हैं या नहीं। मैं स्कॉफ करता हूँ। मैं उस पर एक और शब्द वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं ब्लॉक बटन प्रेस कर देता हूँ। फिर मैं हर मैसेजिंग ऐप पर उसे ब्लॉक और डिलीट कर देता हूँ। मैं अपने फोन से विवियन की हर फोटो और चैट रिकॉर्ड क्लियर कर देता हूँ। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसे किसी के साथ उलझना सिर्फ मेरे खुद के स्टैंडर्ड्स को गिराता है। विवियन को ब्लॉक करने के बाद मैं वापस सोने की कोशिश करता हूँ, पर करवाटें बदलता रहता हूँ। मेरा माइंड एक मेस बन चुका है। घर जाकर पेरेंट्स के साथ मजाक करने से लेकर ये पता लगने तक कि मेरे पेरेंट्स और भाई मेरे खिलाफ स्कीम बना रहे थे, और विवियन का मुझसे ब्रेकअप करके मेरा अपार्टमेंट खाली करने तक, ये सारे इवेंट्स मेरे दिमाग में एक मूवी की तरह चल रहे हैं। मुझे फील होता है कि इंसान का दिल कितना कोल्ड हो सकता है। प्रॉफिट के आगे फैमिली और प्यार कितनी आसानी से क्रम्बल हो जाते हैं। शांत होने के बाद मैं नोटिस करता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाल ही के इस सारे स्ट्रेस की वजह से मेरा खाना और सोना इरेगुलर हो गया था। मेरे पेट में एक डल पेन हो रहा था, ये सोचकर कि वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। बेहतर होगा कि पीस ऑफ माइंड के लिए हॉस्पिटल जाकर फुल चेकअप करवा लूं। तो मैं उठता हूँ, वॉशअप करता हूँ, रेडी होता हूँ और कैपिटल के एक टॉप टियर हॉस्पिटल के लिए कैब लेता हूँ। मैं हेल्थ स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट में रजिस्टर करता हूँ और फुल बॉडी वर्कअप करवाता हूँ। रिजल्ट्स आने में 3 दिन लगते हैं। उन 3 दिनों के दौरान मैं लैंडलॉर्ड की सिचुएशन हैंडल करता हूं, जबकि दोस्तों के साथ नई कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूं। रही बात लैंडलॉर्ड की, तो सिक्योरिटी फुटेज के प्रूफ के साथ विवियन को पता है कि वो गलत है। आखिर में वो लैंडलॉर्ड को 2,000,000 युआन पे करती है। इससे मैटर सेटल हो जाता है। मैंने सुना कि इस वजह से विवियन की कैपिटल में अपने नए लोकल बॉयफ्रेंड के साथ एक बड़ी फाइट हुई। उसका बॉयफ्रेंड सोचता है कि वो बहुत एक्सट्रीम और ब्रेनलेस है और उससे उसके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। ये सुनकर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये सब उसने अपने ऊपर खुद ही लाया है। 3 दिन बाद मैं अपनी रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल जाता हूँ। रिजल्ट्स को देखकर मैं एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाता हूँ। रिपोर्ट मेरे इंटेस्टाइन्स में कई पॉलिप्स दिखाती है। वो बेनाइन है, पर डॉक्टर रेकमेंड करता है कि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके इन्हें मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से रिमूव करवा लिया जाए। डॉक्टर मुझे अपनी डाइट का ध्यान रखने, प्रॉपर रेस्ट लेने और अपना मूड बैलेंस रखने को भी कहता है। ज्यादा काम मत करो और गुस्सा मत करो। रिपोर्ट पकड़े हुए मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलता हूँ। सड़क पर भीड़ को देखते हुए अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ स्कीम बनाई उन्हें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करने का एक आइडिया। क्योंकि वो प्रॉफिट की इतनी केयर करते हैं और मुझे एक बर्डन समझकर नफरत करते हैं, तो मैं वैसे भी टेरेबल हेल्थ में होने का नाटक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वो कितने सेल्फिश हो सकते हैं, और उनसे मेरा जो आखिरी अटैचमेंट का धागा बचा है उसे हमेशा के लिए काटने देता हूँ। सबसे पहले मैं फार्मेसी जाता हूँ और कुछ कोल्ड मेडिसिन और पैन किलर्स खरीदता हूँ। फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और अपने पेट के लिए कुछ दवा लेता हूँ। मैं डेलिबरेटली बॉटल से लेबल्स हटा देता हूँ, सिर्फ आउटर पैकेजिंग रहने देता हूँ। मैं अपने एक डिजाइनर फ्रेंड की हेल्प से एक फेक कैंसर डायग्नोसिस रिपोर्ट फॉर्ज करवाता हूँ। रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेज 2 कॉलोन कैंसर है, जितना जल्दी हो सके सर्जरी की जरूरत है। पॉसिबल है, एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 3,000,000 युआन है। जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो मैं डेलिबरेटली कई रातों तक जागता हूँ ताकि मेरा चेहरा पाले और गॉन्ट लगे, मेरी आंखें हॉलो लगें और मैं पूरा सिकली दिखूं, जैसे मेरी सारी लाइफ ड्रेन ली गई हो। 1 महीने बाद सब कुछ अपनी जगह पर था। मैं ड्राइव करके अपने होम टाउन वापस जाता हूँ और सीधा केविन की रेंटेड प्लेस पर जाता हूँ। ये एक ओल्ड रनडाउन नेबरहुड है। अपार्टमेंट 6th फ्लोर पर है। कोई एलिवेटर नहीं है। हॉलवे में जंक का ढेर लगा है जिससे एक मस्टी स्मेल आ रही है। मैं दरवाजा पुश करके खोलता हूँ। अंदर से ये टाइनी और क्रैम्ड है। 600 स्क्वायर फीट से भी कम जगह है और उसमें 3 बेड्स क्रैम किए हुए हैं। लिविंग रूम में मिसकलेनियस जंक का ढेर लगा है। खड़े होने की भी मुश्किल से जगह है। मेरे पेरेंट्स इस होप में कि मैं अभी भी केविन की कार के लिए पे करूंगा इस डंप में रहने को विलिंग है। वो सच में किसी भी चीज के साथ पुटअप कर सकते हैं। मैं दरवाजा पुश करके खोलता हूँ और अंदर स्टेप रखता हूँ। मेरे पेरेंट्स और केविन सब वहाँ हैं। डिनर के लिए टेबल के चारों तरफ गैदर्ड हैं। वो तीनों एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाते हैं। उनके चेहरों पर सरप्राइज का एक फ्लैश आता है और फिर जल्दी से नॉर्मल हो जाते हैं। मेरी माँ अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखती हैं और फेक कंसर्न के साथ पूछती हैं, ईथन तुम वापस कैसे आ गए? क्या
तुमने नहीं कहा था कि तुम जॉब ढूंढने कैपिटल वापस जा रहे हो। मैं उन्हें कोई आंसर नहीं देता। इसके बजाय मैं स्टैगर करते हुए कुछ कदम आगे बढ़ता हूँ सपोर्ट के लिए। टेबल को ग्रिप करता हूँ, मेरी बॉडी स्लाइटली ट्रेंबल कर रही है, मेरा चेहरा पाले है और मेरे लिप्स क्रैक्ड हैं। फिर बिना एक वर्ड कहे मैं उनके सामने सोप करना शुरू कर देता हूँ। मेरी आवाज़ चोक हो रही है जो डिस्पेयर से भारी है। मॉम डैड, मैं बीमार हूँ। कंपनी ने मुझे लायऑफ्स की वजह से फायर नहीं किया, वो इसकी वजह से था। मुझे डर था कि आप वरी करेंगे, इसलिए मेरी सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने इसे हिडन रखा। बोलते बोलते मैं अपने बैग से फेक डायग्नोसिस रिपोर्ट निकालता हूँ और उसे टेबल पर रखकर उनकी तरफ स्लाइड कर देता हूँ। मैं अपना सर नीचे झुकाए रखता हूँ, मेरे शोल्डर्स सॉप से शेक कर रहे हैं और मैं अटरली पीटीफुल लग रहा हूँ। मुझे इस तरह देखकर और टेबल पर रिपोर्ट देखकर उनके चेहरे इनवॉलंटरीली ट्विच करते हैं। उनकी आंखों में पैनिक और डिस्गस्ट का एक फ्लैश क्रॉस करता है। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर मेरे फादर एक फोर्स्ड लाफ हंसते हैं। उनकी टोन में कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ डिसमिसल है। ईथन, मजाक करना बंद करो, तुम हमेशा की तरह हेल्दी लग रहे हो। तुम भला बीमार कैसे हो सकते हो? हॉस्पिटल से जरूर कोई मिस्टेक हुई होगी। मेरी माँ भी बीच में बोलती है, हाँ हाँ, उनसे जरूर गलती हुई होगी। तुम इतने यंग हो, एकदम हेल्दी हो, तुम्हें कोई सीरियस इलनेस कैसे हो सकती है? मैं अपना सर उठाता हूँ, मेरे एक्सप्रेशन हार्ट ब्रोकन है, मेरी आंखें लाल हैं और आंसुओं से ब्रिमिंग है। मैं रोते हुए चोक आउट करता हूँ। ये इस साल मेरे चेकअप में आया। ये कॉलों कैंसर है, पर ये अभी लेट स्टेज तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने इसे जस्ट इन टाइम पकड़ लिया। ये अभी भी ट्रीटेबल है। मैं पॉज करता हूँ, फिर डेलिबरेटली एक होपफुल एक्सप्रेशन बनाता हूँ और उनकी तरफ देखता हूँ। मॉम डैड, मुझे पता है हमारे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, आपके लिए चीजें ईजी नहीं है, पर क्या मेरे पास पहले एक अपार्टमेंट नहीं था जो मैंने अपना वेडिंग होम प्रिपेयर किया था? उसकी मार्केट वैल्यू अब 3,000,000 युआन से ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि 3,000,000 से मेरी कंडीशन कंट्रोल की जा सकती है, मैं सर्जरी करवा सकता हूँ। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, उन्हें होप से भारी आंखों से देखता हूँ। मेरे हाथ टाइटली क्लैस्प्ड हैं, नकल सफेद हो गए हैं, जैसे मैं डूबते को टिंके का सहारा ढूंढ रहा हूँ। डैड, मॉम, इसे एक लोन की तरह मान लीजिए। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो मैं हार्ड वर्क करूंगा और आपको पे बैक कर दूंगा। केविन के पास अभी भी एक जॉब है ना, वो काफी टाइम से काम कर रहा है, उसके पास कुछ सेविंग्स जरूर होंगी। प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लो। ये सुनकर मेरे फादर पैनिक हो जाते हैं। वो टेबल से डायग्नोसिस रिपोर्ट उठाते हैं और उस पर एक नजर डालते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। वो स्टैमर करते हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तुम्हारे भाई केविन ने कुछ टाइम पहले ही काम शुरू किया है, उसके पास सेविंग्स कैसे हो सकती हैं? ईथन, पैनिक मत करो, वरी मत करो, मॉम और डैड तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। मेरी माँ साथ में सर हिलाती हैं, एक स्ट्रेन्ड स्माइल बनाते हुए। हाँ ईथन, वरी मत करो, मॉम और डैड तुम्हें अबैंडन नहीं करेंगे, हम कुछ सोचेंगे। उनके मुंह कह रहे हैं कि वो मेरी हेल्प करेंगे, पर उनकी आंखें इधर उधर डरते हुए देख रही हैं, मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही हैं। वो दोनों मुझे काउच पर वेट करने को कहते हैं, ये कहकर कि वो बेडरूम में जाकर देखेंगे कि उनके पास कितने पैसे हैं और वो कितना इकट्ठा स्क्रैप टुगेदर कर सकते हैं। मैं उन्हें एक के बाद एक बेडरूम में जाते देखता हूँ। दरवाजा बंद होता है। मेरे होठों के कोने पर एक कोल्ड स्मर्क उभार आती है। मैं खड़ा होता हूँ और क्वाइटली टिपटो करता हुआ बैल्कनी की विंडो तक जाता हूँ। बेडरूम की विंडो फुल्ली शट नहीं है, एक छोटा सा गैप छूटा हुआ है। अंदर की आवाजें क्लियरली बाहर आ रही हैं। जैसा सोचा था, जिस मोमेंट वो बेडरूम में एंटर करते हैं, वो अपना नाटक ड्रॉप कर देते हैं और स्कीमिंग शुरू कर देते हैं। मेरी माँ की आवाज में पैनिक है और कंप्लेन करते हुए ईथन ने अभी क्या कहा, कैंसर ट्रीटमेंट के मामले में कैंसर एक बॉटमलेस पिट है। उसके पास अभी भी वो अपार्टमेंट है, पर उसके पास अब कोई जॉब नहीं है और उसे कैंसर है। अगर वो ठीक भी हो जाता है तो शायद वो भारी काम नहीं कर पाएगा, वो इस लाइफ में अब कुछ नहीं कर पाएगा। ओ गॉड, ये अपार्टमेंट अगर हम उसे दे भी दें तो भी ये ट्रीटमेंट के लिए इनफ नहीं होगा। एंड में कुछ भी नहीं बचेगा। इतने एफर्ट के बाद मेरे फादर की आवाज इरिटेटेड और रेजोल्यूट है, आवाज धीमी। हम उसे ये नहीं दे सकते। कैंसर को क्योर करना कभी आसान नहीं होता, पैसे वेस्ट हो जाएंगे और कैंसर धीरे धीरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। पूरी फैमिली नीचे गिर जाएगी, केविन की शादी भी रुइन हो जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट। मेरी माँ धीरे धीरे रोने लगती हैं। उनकी आवाज में कोई सैडनेस नहीं है, सिर्फ डर है। तो फिर हम क्या करें? अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा? अगर वो हमसे छिपक जाए? वो अब एक डेड एंड पर है, वो डेफिनेटली हमसे क्लिंग करता रहेगा। उसे किसी ट्रेडिशनल डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में क्या ख्याल है? ये चीपर होता है और शायद ये ठीक हो जाए। मेरे फादर साय भरते हैं, उनकी टोन आइस कोल्ड है। कौन सा ट्रेडिशनल डॉक्टर? अगर वेस्टर्न मेडिसिन भी इसे हैंडल नहीं कर सकती तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का क्या यूज है? इसका कोई पॉइंट नहीं है। कुछ सोचो, क्या हम उसे कहीं दूर भेज सकते हैं? उसे खुद ही अपना रास्ता निकालने दें ताकि वो फैमिली को अपने साथ ना डुबा दे। वो वैसे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ा हुआ है, वो हमारे क्लोज नहीं है। ये आखिरी सेंटेंस सुनकर मेरा दिल पूरी तरह कोल्ड हो जाता है, जैसे उस किसी आइस बॉक्स में फेंक दिया गया हो। ये चिल सर से लेकर पांव तक दौड़ जाती है। तो उनके दिलों में मैं हमेशा से एक आउटसाइडर, एक डिस्पोजेबल बर्डन रहा हूँ। मैं बीमार हूँ और हेल्प करने की बजाय वो मुझे दूर ढकेलना चाहते हैं और अकेले स्ट्रगल करने देना चाहते हैं। मेरी माँ एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहती हैं। इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पाँव में कुछ महीने पहले ही चोट लगी थी, हॉस्पिटल विजिट में बहुत खर्चा हुआ, हमारे पास बेसिकली कोई सेविंग्स नहीं बची हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसे गांव में कहीं चेक करवाने दो, बस किसी तरह उसे जिंदा रखो। ईथन को कैंसर है, इसमें कितना खर्चा आएगा? हमारे पास मीन्स नहीं है। मेरे पाँव की बात मत निकालो, ये अनोइंग है। ये सब मेरे बाप की गलती है। उसने मुझे खेतों में काम करने भेजा था। ना सिर्फ मैं गिरा बल्कि वो भी गिर गया। अब वो मुझे गांव से कॉल करता है जब भी कुछ नहीं हो रहा होता, पूछता है कि क्या मेरा पाँव बेहतर है, क्या मैं वापस आकर हेल्प कर सकता हूँ। भूल जाओ, बिल्कुल नहीं। अपनी एज में वो खुद का तो ध्यान रख नहीं सकता और दूसरों की चिंता कर रहा है।
ये सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है, मेरी नासों का खून जैसे जम सा जाता है। ग्रैंडपा ठीक नहीं है। न सिर्फ उन्होंने मुझे नहीं बताया बल्कि उन्हें गांव में अकेला छोड़ दिया। ग्रैंडपा के पांव में चोट लगने के बाद भी उन्हें उनकी फिक्र नहीं थी। वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? ये लोग किस तरह के इंसान हैं जो ऐसा कर रहे हैं? ग्रैंडपा ने मुझे बचपन से पाला पोसा, उन्होंने अपना सब कुछ इनको दे दिया, और फिर भी ये इतने अनफिलियल, इतने कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं। मैं बालकनी में खड़ा गुस्से से कांप रहा हूँ, दांत पीस रहा हूँ। मेरे हाथों ने रेलिंग को टाइटली पकड़ा हुआ है, नकल साफेद पड़ गए हैं नाखून, मेरी स्किन में गहरे गड़ रहे हैं, मेरे मुंह में एक हल्का सा मेटालिक टेस्ट फैल जाता है। मैंने उन्हें कभी ठीक से पहचाना ही नहीं। उनकी सेल्फिशनेस और कोल्डनेस मेरी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा है। ये अभी खत्म होना चाहिए। मैं उन्हें किसी के भी खिलाफ स्कीम बनाने का एक और चांस नहीं दूंगा, और मैं उन्हें फिर कभी 1% रहम नहीं दिखाऊंगा। उस शाम केविन काम से घर आता है। वो दरवाजा पुश करके खोलता है, मुझे काउच पर पेले और लिस्टलेस बैठा देखता है और एक मोमेंट के लिए रुक जाता है। वो कैजुअली पूछता है, ईथन तुम वापस क्या कर रहे हो? तुम इतने पेले क्यों लग रहे हो? मेरे पेरेंट्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं लिविंग रूम में वेट करूंगा। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं उनकी बातें छुप कर सुनूंगा। वो जल्दी से केविन को मास्टर बेडरूम में खींच लेते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और उसे मेरी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताते हैं, इंक्लूडिंग मेरा कैंसर, कैसे मैं सर्जरी पे करने के लिए अपना अपार्टमेंट वापस चाहता हूँ और मुझे दूर भेजने का उनका प्लान। मैं अभी भी बालकनी में खड़ा हूँ, अंदर की बातचीत सुन रहा हूँ। केविन की आवाज में डाउट का एक हिंट था। ईथन मुझे ठीक लग रहा है। आज सुबह जब मैं काम पर निकला था वो लिविंग रूम में बैठा था। वो इतना बुरा नहीं लग रहा था। क्या सच में उनसे कोई गलती हुई है? मेरी माँ की आवाज शर्प है। क्या गलती हुई है? हॉस्पिटल ने रिपोर्ट इशू की है। ये फेक कैसे हो सकती है? अभी इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बीमारी कितनी सीरियस है। जल्दी करो और कुछ सोचो। हम ईथन को कहीं और कैसे भेजें? कहीं ऐसी जगह जहां से वो वापस ना आ सकें और हमें नीचे ना खींच लें। तुम्हारे डैड के पांव पर हमारा बहुत खर्चा हुआ है। हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं बची हैं। हम उसके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तुम्हारी शादी के लिए उस पैसे पर डिपेंड थे। फिर मेरे फादर को अचानक कुछ याद आता सा लगता है। जब वो केविन से बात करते हैं तो उनकी आवाज सिनिस्टर हो जाती है। केविन, क्या तुमने मुझे उस दिन उन ट्रैवल टूर स्कैम्स के बारे में नहीं बताया था जो खुद को ओवरसीज वर्क प्रोग्राम्स की तरह डिस्गाइज करते हैं पर एक्चुअली लोगों को ओवरसीज स्कैम कंपाउंड्स में ट्रैफिक करते हैं, ऐसी जगह जहां से तुम कभी वापस नहीं आते? क्या तुम्हारे पास अभी भी वो कनेक्शन है? केविन एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है। उसकी आवाज अनसर्टेन है। ऐसा कुछ तो है, मैंने एक दोस्त से इसके बारे में सुना था। वो स्पेसिफिकली डेस्परेट लोगों को टारगेट करते हैं। उन्हें बताते हैं कि वो ओवरसीज खाने और रहने के खर्चे के साथ एक फॉर्चून कमा सकते हैं, पर एक बार जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें कैप्टिव बना लिया जाता है। उन्हें लेबर या स्कैम ऑपरेशंस में फोर्स किया जाता है। बात ना मानो तो उनकी पिटाई की जाती है। एक बार जब तुम अंदर चले जाते हो तो बच निकालना नियरली इम्पॉसिबल है। तुम वापस नहीं आ सकते। परफेक्ट। तुम्हारे भाई को अब कैंसर है। उसे जरूर फील हो रहा होगा कि उसकी लाइफ में कोई होप नहीं बची है। हम उसे बताएंगे कि ओवरसीज एक ओल्ड हर्बलिस्ट है जो मिरेकलस स्किल्स के साथ कैंसर में स्पेशलाइज करता है। बहुत लोग ठीक हुए हैं। फिर हम उसे उस टूर के लिए साइन अप कर देंगे, उसे वहां भेज देंगे। एक बार जब वो चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। हमें इस बर्डन से छुटकारा मिल जाएगा। उसका कैंसर पूरी फैमिली को मौत के गड्ढे में खींच सकता है। अचानक कमरे में कोई कुछ नहीं बोलता। वो जरूर एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, प्रोज और कॉन्स तोल रहे होंगे। कुछ मिनट बाद मेरे फादर बोलते हैं, उनकी टोन में डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं छूटी है। ये सेटल हो गया। हम उसे बताएंगे कि ये उसके माइंड को रिलैक्स करने और ट्रीटमेंट के लिए उस हर्बलिस्ट से मिलने का एक ट्रिप है। हम वो कनेक्शन ढूंढेंगे और उसके लिए एक स्पॉट बुक कर देंगे। केविन, तुम इसे हैंडल करो। हाँ, मेक श्योर करना कि सब क्लीन हो। उसे सस्पिशियस मत होने देना। मेरी माँ और केविन आगे कुछ नहीं बोलते। मुझे अंदर से फेंट फुटस्टेप्स सुनाई दे रही है, जैसे कि वो डिटेल्स वर्कआउट कर रहे हो। मैं चुपचाप बालकनी में खड़ा उनका प्लान सुन रहा हूँ। मेरे दिल में कोई रिपल नहीं है, सिर्फ एंडलेस कोल्ड है। मुझसे इस बर्डन से छुटकारा पाने के लिए वो एक्चुअली मुझे एक स्कैम कंपाउंड में लूरे करेंगे। मुझे एक जीती जागती नरक में ढकेल देंगे। ये फैमिली नहीं है, ये सिंपली विलन्स हैं जो मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं। लकली मैंने उन पर बहुत पहले ही गिव अप कर दिया था और मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ। मैं उनकी स्कीम को सक्सीड नहीं होने दूंगा। मैं अपना फोन निकलता हूँ और एक फ्रेंड को मैसेज करता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। वो सिक्योरिटी में काम करता है और उसके अंडर कुछ रिलायबल ब्रदर्स हैं। मैं उसे बताता हूँ कि कल मुझे एक शो पुट ऑन करने में उसकी हेल्प चाहिए। मैं उसे एड्रेस भेजता हूँ और कुछ ब्रदर्स को साथ लाने को कहता हूँ। पेमेंट कोई इशू नहीं है, फ्रेंड जल्दी से रिप्लाई करता है। नो प्रॉब्लम, वो कल सुबह सबसे पहले वहां होगा। मैसेज सेंड करने के बाद मैं अपना फोन रख देता हूँ और वापस काउच पर बैठ जाता हूँ। मेरा चेहरा सिकली, डेस्परेट और हेल्पलेस ही रहता है। मैं उनके बाहर आने का वेट करता हूँ, ये देखने के लिए कि वो आगे क्या परफॉर्म करेंगे। अगली सुबह जल्दी जब आसमान में थोड़ी रोशनी आनी ही शुरू हुई थी, उन्होंने अपना एक्ट स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले केविन जाता है। वो मेरे पास चलकर आता है। उसके चेहरे पर गिल्ट और हेल्पलेसनेस दिख रही है। वो साई करता है और मेरे शोल्डर को पेट करता है। इतना आई एम सॉरी, मैंने कल काम पर पूछा था पर कोई भी पैसे उधर देने को तैयार नहीं था। हर कोई बस एक वर्कर है। किसी के पास ज्यादा सेविंग्स नहीं है। हमें थोड़ा टाइम दो, हम कुछ सोचेंगे। हम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से पूछेंगे। सच में घर पर अभी ज्यादा पैसे नहीं है। हमें अफसोस है कि हम तुम्हारी और ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते। बोलते हुए वो डेलिबरेटली अपनी आंखों को लाल कर लेता है, कुछ आंसू स्क्वीज आउट करता है और डीपली रिमोर्सफुल लगने की कोशिश करता है। फिर मेरे फादर चलकर आते हैं। उनके चेहरे पर रिग्रेट और पेन दिख रहा है। वो अपनी चेस्ट पर मुक्का मारते हैं और कहते हैं, ईथन मुझे ब्लेम करो, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारे और केविन के लिए और पैसे बचाने के चक्कर में थोड़ा बिजनेस करने की उस बेवकूफी भारी स्कीम में इन्वॉल्व ना हुआ होता, न सिर्फ मैं पैसे नहीं बना पाया बल्कि जो कुछ हमारे पास था मैंने सब खो दिया। अब हमारे पास घर में 1 सेंट तक नहीं है। हम तुम्हें खाने के लिए कुछ अच्छा खरीद कर भी नहीं दे सकते। मुझे ब्लेम करो, मुझे ब्लेम करो।
आखिर में मेरी माँ आती हैं, वो मेरा हाथ पकड़ती हैं, उनकी आंखें लाल हैं, रोते हुए वो कहती हैं, ईथन टेंशन मत लो, हम तुम्हें कभी अबैंडन नहीं करेंगे, चाहे हमें घर का एक एक बर्तन क्यों ना बेचना पड़े, हम तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हारे डैड और मैंने इस बारे में बात की है, हम सबसे पहले तुम्हें एक ट्रैवल टूर के लिए साइन अप करना चाहते हैं, ऐसी जगह जहां तुम्हारा माइंड क्लियर हो सके। तुम लेटली इतने बीमार रहे हो, तुम्हारा मूड जरूर टेरेबल होगा, बाहर जाना, थोड़ी फ्रेश एयर लेना तुम्हारी कंडीशन के लिए अच्छा रहेगा। जब तुम वापस आओगे तो हम तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, चाहे इसमें कितने ही पैसे लग जाएं, हम तुम्हें ठीक करके रहेंगे। वो तीनों अपनी बारी आने पर विविड एक्सप्रेशंस और आंसुओं की बात के साथ परफॉर्म कर रहे थे। कोई भी जिसे सच्चाई ना पता हो वो श्योरली उनकी फेक सिंसेरिटी से मूव्ड होकर, टू बैड कि मुझे उनका प्लॉट पहले से पता है। उनके हिपोक्रिटिकल चेहरों को देखकर मुझे बस घिन आती है। मैं कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नीचे रखता हूँ, ब्रोकन और होपलेस दिखने का नाटक करता हूँ, उन्हें ये बिलीव करने देता हूँ कि मैं उनकी बातों में आ गया हूँ। तभी दरवाजे पर एक लाउड कमोशन शुरू होता है। कोई दरवाजा पीटता है और चिल्लाता है, ईथन, ईथन बाहर निकल। ये मत सोचना कि गांव भाग आने से तुम बच जाओगे, हम तुम्हें दुनिया में कहीं भी ढूंढ सकते हैं, दरवाजा खोल अभी। फिर एक के बाद एक वायलेंट बैंग्स आती हैं, दरवाजा रैटल करता है जैसे वो किसी भी मोमेंट टूट सकता है, जिससे मेरे पेरेंट्स और केविन टेरिफाई हो जाते हैं। वो तीनों इंस्टेंटली पेल पड़ जाते हैं, उनका नाटक रुक जाता है। वो हॉरर में दरवाजे की तरफ घूरते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। केविन डर के मारे शेक कर रहा है और मेरी तरफ देखते हुए स्टैमर करता है, ईथन, ईथन तुम पर उधर है, तुमने कितना बोरो किया था उन्होंने, तुम्हें यहां तक ट्रैक कैसे कर लिया। बोलते हुए वो ट्रेंबल करता है और दरवाजा खोलने जाता है, शायद इस डर से कि दरवाजा टूट जाएगा और उसे लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा। जिस मोमेंट दरवाजा खुलता है, 4 हुल्किंग आदमी अंदर आते हैं। हर एक 6 फुट से लंबा है, पावरफुल बिल्ड्स, ग्रिम आइज, क्लियरली ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे तुम पंगा लेना चाहोगे। जो उन्हें लीड कर रहा है वो ब्रूनो है, सिक्योरिटी में। मेरा फ्रेंड ब्रूनो चलकर अंदर आता है, उसकी नजर कमरे में तीनों पर घूमती है और फाइनली मुझ पर आकर रुकती है। वो एक फियर्स एक्सप्रेशन बनाता है और कोल्डली स्नॉट करता है, एथन तुम्हारी जॉब चली गई, तुम बीमार पड़ गए और अब तुम्हें लगता है तुम छुप सकते हो। है ये मत सोचना कि गांव भाग आने से तुम बच जाओगे। अगर हम तुम्हें आज नहीं ढूंढ पाते तो एक बार जब तुम्हारी बॉडी साथ छोड़ देती तो तुम्हारा डेब्ट कौन चुकता। मुझे कुछ ना कहता देखकर और इन 4 इंपोजिंग आदमियों को देखकर मेरे पेरेंट अपने होश खो बैठते हैं। वो चिल्लाते हैं, हम पुलिस को बुला रहे हैं, तुम कौन हो, बाहर निकलो वरना हम कॉप्स को कॉल कर देंगे। ब्रूनो एक लाउड स्नैप के साथ अपनी रिस्ट चटकता है और मेनासिंगली ग्रिम करता है, बुलाओ उन्हें, गो अहेड कॉल करो, देखते हैं पुलिस क्या कर सकती है। ईथन पर मेरा टोटल 1 मिलियन युआन उधार है, मेरे पास प्रूफ के तौर पर IOU है, पुलिस को भी इसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बोलते हुए वो अपनी पॉकेट से एक फेक IOU निकलता है और उसे टेबल पर पटक देता है। 1 मिलियन का नंबर सुनकर मेरे पेरेंट्स और केविन के पैर वीक पड़ जाते हैं। तीनों पीछे की तरफ स्टैगर करते हैं, टेबल को पकड़कर मुश्किल से खड़े रह पाते हैं। मेरी माँ मेरे चेहरे की तरफ पॉइंट करती है और फ्यूरियसली चिल्लाती है, ईथन तुम अनग्रेटफुल बेटे, तुम पर इतना पैसा उधर कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ऐसे बच्चे को कैसे पाला। मेरे पिताजी भी उसमें शामिल होते हैं, तुम अनग्रेटफुल बच्चे, तुम वहां बाहर क्या कर रहे थे, तुमने इतना बोरो किया, अब हम कैसे जिएंगे, हमने अपने पिछले जन्म में ऐसे क्या सिंस किए थे जो हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। केविन भी मुझे डिस्गस्ट से देखता है, भाई तुम सच में जानते हो कि मुसीबत कैसे खड़ी करनी है। 1 मिलियन युआन, हमारी फैमिली कई जनरेशंस तक इतना नहीं कमा सकती, तुम हमें एक डेड एंड में ढकेल रहे हो। मैं एक पैनिक्ड हेल्पलेस एक्सप्रेशन बनाता हूँ और स्टैमर करता हूँ, मेरी आवाज सॉब से चोक हो जाती है। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कैपिटल में एक घर खरीदना चाहता था। मैंने कुछ डाउन पेमेंट के लिए यूज किया, फिर कुछ अपनी गर्लफ्रेंड पर। किसे पता था कि हाउस डील फॉल थ्रू हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी और आखिर में मुझ पर इतना उधर हो जाएगा। मैं हेल्पलेस हूँ। मेरे पिताजी का चेहरा गुस्से से पर्पल हो जाता है, वो मुझे शोव करने के लिए अपना हाथ उठाते हैं। ब्रूनो इन अ फ्लैश रिएक्ट करता है, मुझे शील्ड करने के लिए मेरे आगे खड़ा हो जाता है। वो मेरे पिताजी को घूरता है और कोल्डली स्नॉट करता है। मुझे पता है वो बीमार है, अगर तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की और उसको कुछ हो गया तो ये मत सोचना कि तुम इसका इल्जाम हम पर लगा दोगे और डेट चुकाने से बच जाओगे। मेरे पिताजी ब्रूनो के घूरने से फ्रीज हो जाते हैं, उनका उठा हुआ हाथ हवा में ही लटक जाता है, उसकी नीचे आने की हिम्मत नहीं होती। ब्रूनो उन तीनों पर एक नजर डालता है और स्नीयर करता है। मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, आखिरकार अपना उधर चुकाना ही ठीक है। मैंने अपनी रिसर्च कर ली है, उसके नाम पर यहीं आसपास एक अपार्टमेंट है, उसे पेमेंट के तौर पर हैंड ओवर कर दो हो 1 मिलियन। वो अपार्टमेंट इसे कवर करने के लिए काफी है। एक बार जब ये सेटल हो गया तो ये सब खत्म हो जाएगा, वरना हम हर रोज वापस आएंगे और तुम्हें कभी पीस नहीं मिलेगी। मेरे पिताजी उन 4 बड़े आदमियान को घूरते हैं। ये टाइनी अपार्टमेंट मुश्किल से उन्हें कंटेन कर पा रहा है, उनकी प्रेजेंस की वजह से वो शेक कर रहे हैं, वो हाथ हिलाते हुए हकलाते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, वो अपार्टमेंट भी उसका नहीं है, ये हमारा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, हम ये तुम्हें नहीं दे सकते। ब्रूनो एक कोल्ड लाफ देता है और अपनी पॉकेट से एक प्री प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट निकलता है, उसे टेबल पर पटकते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम उसके डेट को पे करने के लिए अपार्टमेंट यूज नहीं करना चाहते तो इस पर साइन करो। वो डॉक्यूमेंट की तरफ पॉइंट करता है और एक एक वर्ड बोलता है, साइन करो और तुम ऑफिशियली ईथन के साथ अपने सारे पेरेंट चाइल्ड टाइज सेवर कर लोगे। उसके डेट का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाएंगे, उसके बाद उसके साथ क्या होता है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ये कहकर वो स्नीयर करता है, मैं खुद उससे पैसे निकलवाने का रास्ता ढूंढ लूंगा, भले ही वो बीमार हो, मेरे पास उससे पे करवाने के तरीके हैं।
ये सुनकर मेरे पेरेंट्स और केविन की आंखें इंस्टेंटली चमक उठती हैं, जैसे उन्हें कोई लाइफलाइन मिल गई हो। उनके चेहरों पर पूरे जॉय झलक उठती है। वो लाइटनिंग स्पीड से पेन छीन लेते हैं और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को सेवर करने वाले डॉक्यूमेंट पर अपने नाम साइन कर देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स लगा देते हैं। उनके एक्सप्रेशंस में सिवाय रिलीफ के और कुछ नहीं था कि ऐसा मिरेकल सच में एग्जिस्ट करता है कि वो फाइनली इस बर्डन इस डेड वेट से खुद को रिड दिला सकते हैं। जिस मोमेंट उनका साइन करना फिनिश होता है, वो डॉक्यूमेंट को ऐसे आगे सरका देते हैं जैसे एक सेकंड भी लेट होने से डर रहे हो। मेरे पिताजी जल्दी से ऐड करते हैं, अब जाओ यहाँ से, इसे ले जाओ, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इससे जुड़ी किसी भी बात के लिए अब हमारे पास कभी वापस मत आना। मेरी माँ बीच में बोलती है, हाँ हाँ, हमने उसके साथ बहुत पहले ही टाइज सेवर कर लिए थे, उसके डेट का हमसे कोई लेना देना नहीं है, बस इसे ले जाओ। केविन सबसे ज्यादा रिलीव लग रहा था। वो अपना हाथ हिलाता है, जल्दी करो और जाओ, हमें वापस बॉदर मत करना। ब्रूनो डॉक्यूमेंट को पकड़ता है, अपना जॉ क्लेंच करता है और गुस्से से कहता है, मैंने तुम जैसी फैमिली कभी नहीं देखी। तुम्हारा अपना बेटा बीमार है और ना सिर्फ तुम हेल्प करने से मना कर रहे हो, बल्कि तुम कंप्लीटली वेट नहीं कर पा रहे हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। ठीक है, मैं उसे ले जा रहा हूँ, बस बाद में रिग्रेट करते हुए वापस मत आना। उन तीनों को इतना ईगर और कोल्ड ब्लडेड देखकर मेरे दिल में बची होप की आखिरी किरण भी कंप्लीटली वैनिश हो जाती है। मैं पलट कर नहीं देखता, मैं उन पर एक और नजर नहीं डालता। मैं ब्रूनो और उसके ब्रदर्स के पीछे पीछे लंबे कदमों से उस डिस्गस्टिंग जगह से बाहर निकल आता हूँ। बिल्डिंग से बाहर निकालकर ब्रूनो की कार में बैठते ही एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाता है। ब्रूनो विंडो रोल डाउन करता है, उसका चेहरा इंडिग्नेशन से भरा है। ब्रो, तुम्हारी फैमिली कुछ और ही है। उन्होंने ह्यूमैनिटी को लेकर मेरा व्यू कंप्लीटली चेंज कर दिया है। ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, ये स्ट्रेंजर्स से भी बरतार हैं। अच्छा हुआ तुमने टाइज कट कर लिए, उन्हें कंप्लीटली कट ऑफ करना राइट कॉल है। तुम्हें उनके साथ फिर कभी डील नहीं करना पड़ेगा। बाकी ब्रदर्स हाँ में सर हिलाते हैं, कहते हैं कि उन्होंने पेरेंट्स और एक भाई को इतना सेल्फिश और कोल्ड ब्लडेड कभी नहीं देखा। मुझे उनसे फिर कभी डील ना करने को कहते हैं। मैं ब्रूनो और उसके ब्रदर्स को डीप ग्रैटिट्यूड के साथ देखता हूँ। मैं उन सब से हाथ मिलाता हूँ, फिर अपने बैग से कैश का एक स्टैक निकलता हूँ और उनकी ट्रबल के लिए उनमें से हर एक को 2000 युआन पकड़ाता हूँ। वो हाथ हिलाते हैं, कहते हैं कि हम सब फ्रेंड्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, पे करने की कोई जरूरत नहीं है। पर आखिर में मैं उन्हें इसे लेने के लिए फोर्स करता हूँ। ब्रूनो और उसके क्रू के जाने के बाद मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। मैं सीधा ग्रैंडपा के गांव की तरफ ड्राइव करता हूँ। मेरा दिल वरी से तेज धड़क रहा है। मैं अपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को सेवर करने वाले डॉक्यूमेंट को सेफली अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। जैसे मैं रोड पर स्पीड में जाता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट भरा है, ग्रैंडपा को ढूंढो, उन्हें उस जगह से बाहर निकालो और ट्रीटमेंट के लिए कैपिटल ले जाओ। गांव की सड़कें रफ और पोटहोल से भारी हैं। मुझे वहां पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। मैं सीधा ग्रैंडपा के घर जाता हूं। मैं दरवाजा पुश करके खोलता हूं और अंदर स्टेप रखता हूं। यार्ड वीट से भरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे लंबे टाइम से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की है। ग्रैंडपा यार्ड में एक छोटे से स्टूल पर बैठे हैं, सोकिंग अप द सन। वो अटरली वॉर्न आउट लग रहे हैं। उनके बाल सफेद हो चुके हैं, उनकी पीठ डीपली हंच्ड है, उनका पांव थिक गौजे में लिपटा हुआ है, पर गौजे का रंग डार्क पड़ चुका है जो इन्फ्लेम्ड लग रहा है। जब वो मुझे अंदर आते देखते हैं, वो एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाते हैं, फिर उठने के लिए स्ट्रगल करते हैं। उनके चेहरे पर जॉय की एक फ्लैश होती है। ईथन, तुम यहाँ कैसे? क्या काम टफ चल रहा था? तुम अचानक वापस क्यों आ गए? ग्रैंडपा कहते हैं और स्टेप डाउन करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक ग्लास पानी पिलाना चाहते हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, उन्हें थम लेता हूँ और उन्हें मूव करने से रोकता हूँ। उन्हें इतना वॉर्न आउट देखकर, उनके पाँव पर इन्फ्लेम्ड गौजे देखकर मैं अपने आंसू होल्ड बैक करता हूँ। मेरा गला ब्लॉक सा लगता है, मैं बोल नहीं पाता। ग्रैंडपा ने मुझे बचपन से पाला पोसा है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया और अब उनकी ऐसी हालात हो गई है, अपने ही बेटे और बहू द्वारा गांव में अबैंडो छोड़ दिए गए, इग्नोर किए गए, एक लेग इंजरी के साथ छोड़ दिए गए जिसकी कोई देखभाल करता। ग्रैंडपा प्लीज मूव मत कीजिए, आपका पाँव कैसा है? आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? मैं ग्रैंडपा को बैठने में हेल्प करता हूँ। मेरी आवाज चोक्ड है। मैं धीरे से उनके पाँव को टच करता हूँ। वो पैन में विंस करते हैं, उनकी ट्योरियां चढ़ जाती हैं। ग्रैंडपा स्माइल करते हैं, कैजुअल साउंड करने की कोशिश करते हुए, ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गिर गया था, मैं आराम करूंगा, ये ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल्स में बहुत खर्चा होता है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी टंगी है, मैं उनके लिए परेशानी नहीं बनना चाहता। ग्रैंडपा की बात सुनकर मेरा दिल और भी दुखता है। वो इस हालत में हैं और वो अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं, पर वो लोग फिकर का एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बस ग्रैंडपा को अकेला छोड़ दो। मैं अब और कंट्रोल नहीं कर पाता, आंसू छालक पड़ते हैं। मैं ग्रैंडपा का हाथ टाइटली पकड़ लेता हूँ। ग्रैंडपा, आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट आया, मैंने आपको सफ़र करने दिया, अब से मैं आपको फिर कभी सफ़र नहीं करने दूंगा। अभी इसी वक्त मैं आपको कैपिटल ले जा रहा हूँ, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में। बिना कोई और वर्ड कहे मैं ग्रैंडपा का कुछ सामान पैक करता हूँ, उन्हें कार में बैठने में हेल्प करता हूँ और सीधा कैपिटल की तरफ ड्राइव करता हूँ। पूरे रास्ते ग्रैंडपा पूछते रहते हैं कि क्या हुआ है, क्या कोई बात हो गई है। कुछ नहीं, मुझे बस आपकी याद आ रही थी ग्रैंडपा। मैं आपको कुछ दिनों के लिए कैपिटल लाना चाहता हूँ, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। एक बार जब हम कैपिटल पहुंच जाते हैं, मैं ग्रैंडपा को सीधा उसी टॉप टियर हॉस्पिटल ले जाता हूं जहां मैंने अपना चेकअप करवाया था और ऑर्थोपेडिक्स में एक स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट बुक करता हूं। डॉक्टर मेरे ग्रैंडपा को थॉरली एग्जामिन करता है और कहता है कि उनके पांव में बस चोट लगी है, क्योंकि वक्त पर इसका इलाज नहीं हुआ इसलिए वुंड इन्फेक्टेड हो गया है और एक स्लाइट बोन फ्रैक्चर है। थैंकफुली ये ज्यादा सीरियस नहीं है। प्रॉपर रेस्ट केयर और रेगुलर बैंडेज चेंज करने से वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा एंग्शियस दिल फाइनली सेटल होता है। मैं ग्रैंडपा को हॉस्पिटल स्टे के लिए चेक इन करवा देता हूँ और उनकी फुल टाइम देखभाल करने के लिए एक केयर गिवर हायर
इंस्पायर करता हूँ। मैं हॉस्पिटल के पास एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट भी खरीद लेता हूँ ताकि डिस्चार्ज के बाद ग्रैंडपा कंफर्टेबली रिकवर कर सकें। जगह छोटी है पर कोजी और वार्म है। सारे फर्नीचर और अप्लायंसेस रेडी हैं। जब तक ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है मैं उनकी केयर करता हूँ और अपने दोस्तों के साथ अपनी नई कंपनी चलाता हूँ। हम कुछ लोगों ने मिलकर पैसे पूल किए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक टेक कंपनी स्टार्ट की। हम सब इंडस्ट्री में वेटरन्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज और स्किल्स हैं। तो आर सरप्राइज लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद कंपनी को 10 मिलियन युआन की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। बिजनेस टेक ऑफ कर जाता है और ऑर्डर्स की बारिश होने लगती है। इस मोमेंटम का फायदा उठाते हुए मैं कुछ ऐसी स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता हूं जिनमें मुझे पोटेंशियल दिखता है, कुछ क्लीन एनर्जी में, कुछ क्रिएटिव आर्ट्स में। पता चलता है कि मेरी इंस्टिंक्ट्स शार्प हैं। उनमें से कई प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल साबित होते हैं और मार्जिन्स इंप्रेसिव होते हैं। बस ऐसे ही कुछ ही महीनों के अंदर मेरे एसेट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। मैं जल्द ही कैपिटल में एक स्टैंडलोन विला खरीद लेता हूं जिसमें एक यार्ड और गार्डन है जो एक खूबसूरत नेबरहुड में है। मैं कैपिटल में परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए टैलेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का भी यूज करता हूं। अब मैं कैपिटल का एक ट्रू रेजिडेंट हूं। इसी दौरान ग्रैंडपा का पांव अच्छे से हील हो जाता है। डिस्चार्ज के बाद मैं उन्हें अपने साथ रहने के लिए विला ले आता हूँ। विला में उनके मील्स और डेली नीड्स का ख्याल रखने के लिए एक हाउसकीपर और एक केयर गिवर है। ग्रैंडपा स्पेशियस विला में इधर उधर देखते हैं, यार्ड में गार्डन को घूरते हैं। उनका चेहरा डिसबिलीफ से भरा है। वो मेरा हाथ पकड़ते हैं और पूछते हैं, ईथन ये घर तुम्हारा है, तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? तुमने कुछ इलीगल तो नहीं किया ना? मैं स्माइल करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। जिस कंपनी में मेरे शेयर्स थे वो पब्लिक हो गई, मुझे उसका पे आउट मिला। फिर मैंने दोस्तों के साथ एक कंपनी स्टार्ट की और कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जिन सब ने पैसे बनाए। हर एक सेंट लीगल इनकम है। तब जाकर ग्रैंडपा रिलैक्स होते हैं। वो मुझे देखते हैं, उनके चेहरे पर एक प्लीज स्माइल फैल जाती है। बहुत बढ़िया, हमारे ईथन ने जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया है। ग्रैंडपा तुम्हारे लिए खुश हैं। मैं इस फैक्ट को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं ग्रैंडपा को सिटी ले आया। मुझे पता है कि मैं वैसे भी इसे सीक्रेट नहीं रख सकता था। गांव में लोगों को पता था। ग्रैंडपा के पुराने दोस्तों और रिलेटिव्स ने धीरे धीरे उनसे मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि क्या मैं कैपिटल में अमीर हो गया हूँ। ग्रैंडपा इसे नहीं छुपाते। वो उन्हें हॉनेस्टली बताते हैं कि मैं बस लकी रहा कुछ पैसे कमा लिए, और उनसे इसे आगे ना फैलाने को कहते हैं। पर इस दुनिया में सीक्रेट नाम की कोई चीज नहीं होती। मेरे बारे में बात धीरे धीरे बाहर आ जाती है। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई दरवाजा खटखटाएगा, मेरे पैसों पर ऐश करने की कोशिश करेगा, मेरे खिलाफ स्कीम बनाने की कोशिश करेगा। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अगर उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है तो वो दूर रहेंगे। अगर वो नहीं मानते तो मैं भी पोलाइट नहीं रहूंगा। पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दरवाजा खटखटाने वाली सबसे पहली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड विवियन होगी। ना जाने कैसे हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू उसको पता चल गया कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, कि मैंने कैपिटल में एक विला खरीद लिया है, मुझे रेजिडेंसी मिल गई है और मैं फूल फल रहा हूँ। वो मुझे हरास करने के लिए रैंडम अननोन नंबर्स का यूज ना शुरू कर देती है, कॉल और टेक्स्ट करती है। नॉन स्टॉप वापस साथ आने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैं कंपनी में एक मीटिंग में हूँ, मेरा फोन अचानक बजता है, अननोन नंबर। मैं उठाता हूँ, विवियन की आवाज आती है। ईथन, मैं हूँ विवियन, तुम कैसे हो? मैं बस इस बात से अपसेट थी कि तुम मुझे बिना बताए घर चले गए। मैं बस थोड़ा सा टांत्रम दिखा रही थी। तुमने इतने टाइम से मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आई मिस यू सो मच। उसकी आवाज़ सुनकर मैं इंस्टेंटली फ्राउन करता हूँ। मेरे अंदर डिस्गस्ट की एक लहर उठती है। मैं फ्लैटली कहता हूँ, विवियन तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें अमनीशिया हो। हमारे बीच बहुत पहले सब खत्म हो चुका है। मुझे दोबारा कॉल मत करना। विवियन एक सेकंड के लिए पॉज लेती है, फिर वो दोबारा कॉय एक्ट करने लगती है। उसकी आवाज़ सिकली स्वीट हो जाती है। हमने ब्रेकअप नहीं किया था, मैं बस तुम जानते हो लड़कियां कैसी होती हैं, थोड़ा सा नखरा करना नॉर्मल है। मैं उस वक्त क्लियरली नहीं सोच रही थी। वो मेरी मॉम थी जिसने मुझे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए प्रेशर किया था। ईथन, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? लेट्स स्टार्ट ओवर। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं लगभग जोर से हंस पड़ता हूँ। इस औरत की हिम्मत तो देखो। जब उसने मुझसे ब्रेकअप किया था तो वो कितनी हर्ष थी, कह रही थी कि मेरी कोई औकात नहीं है। और अब जब उसे पता है कि मेरे पास पैसे हैं तो वो वापस साथ आना चाहती है। क्या उसे सच में लगता है कि मैं इडियट हूँ? मजाक करना बंद करो तांत्रम। क्या तुम कैपिटल में अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ नहीं हो? मैंने सुना है वो लोकल भी है और उसके पास एक घर और गाड़ी है। क्या तुम उससे शादी करने का प्लान नहीं कर रही हो? मुझे हरास करना बंद करो, गुड बाय। मैं फोन काटने ही वाला होता हूँ कि विवियन पैनिक करती है और दूसरी तरफ से चिल्लाती है, वेट ईथन, मैं किसी और के साथ नहीं हूँ। वो लड़का बस कोई ऐसा था जिसके साथ मेरी मॉम ने मेरा मैच फिक्स किया था। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं बस उसके साथ प्ले अलॉन्ग कर रही थी। मुझे हाल ही में रियलाइज हुआ कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अभी भी तुमसे ही करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं गलत थी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं अब वापस नहीं मुड़ रहा हूँ। मैं जूर अंधा था जो कभी तुम्हारे प्यार में पड़ गया। मेरी टोन आइस कोल्ड है और उसमें मौकरी झलक रही है। उस दिन मैं तुम्हें बताने वाला था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मुझे डिविडेंड्स में 60 मिलियन युआन से ज्यादा मिले थे। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हारे लिए एक घर खरीदना चाहता था, एक गाड़ी खरीदना चाहता था, ताकि तुम्हें आगे कभी हार्ड वर्क ना करना पड़े, बस पीसफुली रहो। पर तुम्हें वो लाइफ नहीं चाहिए थी। तुम्हें लगा कि मैं यूजलेस हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो अब तुम किस बारे में बैबल कर रही हो? 60 मिलियन युआन के बारे में सुनकर विवियन इंस्टेंटली फ्रीज हो जाती है। कुछ सेकंड्स बाद वो अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आवाज रिग्रेट और सेल्फ पिटी से भारी हुई है। ईथन, मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। मुझे इतना मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हें नीची नजर से नहीं देखना चाहिए था। वो लड़का वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो गैम्बल करता है, वो उधर में डूबा हुआ है और वो मुझे टेरिबली ट्रीट करता है। उसके साथ रहकर मैं मिजरेबल हो गई हूँ। ईथन, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। क्या तुम मुझे बस इस एक बार माफ कर दोगे?
है ये मुसीबत तुम खुद अपने ऊपर लाई हो। तुम्हें वही लाइफ मिली है जो तुम डिजर्व करती हो। दूसरों को अपने साथ नीचे मत खींचो। मैं इसे कोल्डली कहता हूँ, फोन हैंग अप कर देता हूँ और उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। विवियन का रोना अभी भी मेरे कानों में हर्षली गूंज रहा है। वो जिस मेस में अभी है वो उसने खुद चूज किया था, किसी और को ब्लेम नहीं किया जा सकता। वो ये देखने में फेल रही कि मैं सच में कौन था। मुझे लगा कि विवियन को ब्लॉक करने से ये हरासमेंट खत्म हो जाएगी, पर बस कुछ ही दिनों बाद विवियन की माँ मुझे एक्चुअली कॉल करती है। दूसरी तरफ मिसेस कार्टर की आवाज में अपॉलॉजी और प्लीडिंग का एक हिंट था। ईथन, ये सब मेरी गलती है, मुझे ब्लेम करो। मैं ही थी जिसने विवियन को तुमसे ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया, जिसने उसे उस दूसरे आदमी के साथ रहने के लिए फोर्स किया। विवियन की लाइफ अब मिजरेबल हो गई है। वो आदमी उसे बुली करता है। प्लीज उसे माफ कर दो, उसे अपने पास वापस आने दो। उसे पता है कि वो गलत थी। मिसेस कार्टर, मुझे याद है जब मैं तब आपके घर आया था, वो तो ये नहीं कहा था। मेरी टोन आइसी हो जाती है। मुझे कार्टर हाउस का वो सीन याद आता है और रिजेंटमेंट की एक लहर उठती है। आपने कहा था कि मैं किसी छोटे शहर से हूँ, मैं यूजलेस हूँ, आपकी विवियन के लायक नहीं हूँ। आपने मेरे केयरफुली प्रिपेयर किए गए गिफ्ट्स बाहर फेंक दिए थे, मुझे जाने के लिए कहा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कि मैं कैपिटल में कभी एक जगह अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, और कहा था कि अगर मैं 2 मिलियन युआन सेव नहीं कर पाया तो मुझे प्रपोज करने का कोई हक नहीं है। क्या आप वो सब भूल गई हैं? मुझे ये क्लियरली याद है। मुझे उस वक्त उनके चेहरे याद है। मिस्टर कार्टर काउच पर बैठे थे और उन्होंने मेरी तरफ एक ग्लांस तक नहीं डाली थी। मिसेस कार्टर एरोगेंस से भारी हुई थिन और मेरी कंप्लीटली बेइज्जती कर रही थिन विवियन साइड में चुपचाप खड़ी थी, चुपके से अपने पेरेंट्स की बातों से अग्री कर रही थी। मुझे तभी उनके ट्रू कलर्स देख लेने चाहिए थे, पर उस वक्त मैं प्यार में अंधा था। मुझे लगा था कि अगर मैं बस काफी हार्ड वर्क कर लूंगा तो वो आकर मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। मिसेस कार्टर दूसरी तरफ पॉज लेती हैं। मेरे वर्ड्स उन्हें स्पीचलेस कर देते हैं। कुछ सेकंड्स बाद वो आखिर में, फिर हम बात करेंगे। जिस मोमेंट मैं ये कहता हूँ वो तीनों फ्रीज हो जाते हैं। उनकी आंखों में पैनिक का एक फ्लैश आता है। डैड स्टैमर करते हैं, कैसे तुम्हें कैसे पता चला? हम कितने केयरफुल थे। तुम्हें कैसे पता कि अपार्टमेंट केविन के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था? मैं डर्टी नैपकिन को साइड में फेंक देता हूँ और स्नैप बैक करता हूँ। मुझे शुरू से ही पता था। मैं बस तुम लोगों के साथ एक जोक प्ले करने की कोशिश कर रहा था और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फैमिली फीलिंग होगी ही नहीं, और यहाँ तक कि तुम मुझे ओवरसीज ट्रैफिक करने एक डेथ ट्रैप में ढकेलने की कोशिश करोगे। एक मोमेंट के लिए मेरे पिताजी गिल्टी लगते हैं, फिर अचानक वो अपनी पीठ सीधी करते हैं और चिल्लाते हैं, तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हारे खिलाफ स्कीम बनाई? तुम हमारे बेटे हो केविन, तुम्हारा छोटा भाई है। हमें सपोर्ट करना, हम पर पैसे खर्च करना, ये वही तो है जो तुम्हें करना ही चाहिए। उनका शेमलेस एटीट्यूड मुझे फ्यूरी में हंसा देता हूँ। क्या एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। 1 सेंट नहीं, मैं तुम्हें आगे कभी 1 सेंट नहीं दूंगा। अब हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। बाहर निकल जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स तुरंत मेरे दूर स्टेप पर वेल करना शुरू कर देते हैं। ओ भगवान, इस दुनिया में कोई जस्टिस नहीं है। हमारे बड़े बेटे की अपने पेरेंट्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसके पास पैसे हैं पर वो हमारे बुढ़ापे में हमें सपोर्ट नहीं करेगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स जिए या मरें। कितना अनग्रेटफुल बेटा है। उनका रोना धोना सुनकर मैं अपने कान बंद कर लेता हूँ। तुम दोनों कौन हो? मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। सेवरेंस डॉक्यूमेंट अभी भी मेरे हाथों में है। क्या तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? देखो केविन, जल्दी करो। तुम अपने पेरेंट्स को इतना जोर से क्यों रोने दे रहे हो? तुम इतने थॉटलेस कैसे हो सकते हो? मुझे सुनकर मेरे पिताजी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो आगे लुंगे करने और मुझे शो करने की कोशिश करते हैं। मैं हवा में ही उनकी कलाई पकड़ लेता हूँ। क्या तुम मुझे मरना चाहते हो? क्या तुम मुझे छूने के लायक भी हो? ग्रैंडपा को चोट लगी और तुमने उन्हें इग्नोर किया, उन्हें सफर करने के लिए छोड़ दिया, और मैंने बस एक जोक किया और तुमने मेरा अपार्टमेंट केविन को ट्रांसफर कर दिया, इस डर से कि कहीं मैं तुम्हारा एक सिंगल सेंट भी खर्च ना कर दूं। मैंने कहा मैं बीमार था और तुमने एक्चुअली मुझे ओवरसीज एक स्कैम कंपाउंड में ट्रैफिक करने का प्लॉट रचा। किस तरह के पेरेंट्स ऐसा करते हैं? क्या तुम्हें बैड कर्मा से डर नहीं लगता? इस पर मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। फनी बात तो ये है कि मैं बस तुम पर एक जोक प्ले करना चाहता था। भगवान हमारे सभी कामों को देखता है, यहाँ तक कि हेवन को भी पता है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करते। उस वक्त मैं तुम्हारे लिए एक विला, एक मैंशन, एक गाड़ी खरीदने और रिटायरमेंट के लिए तुम दोनों को सेवरल मिलियन युआन देने की प्लानिंग कर रहा था। हंगामा सुनकर ग्रैंडपा अपनी चढ़ी पर सहारा लिए हुए फ्यूरियस बाहर आते हैं। ये बहुत ज्यादा हो गया है। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम मुझे बताओ, अपने पेरेंट्स को हॉनर करने का क्या मतलब होता है? ईथन इन सालों में अपने दम पर रहा है और तुम अंदर तक सेल्फिश, यहां तक कि उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसका वो अपार्टमेंट बहुत कीमती है। उसे तुम्हें देना पहले ही उससे कहीं ज्यादा था जो तुम डिजर्व करते थे। अब और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईथन को एक अच्छा बेटा बनने पर लेक्चर देने की? आओ मुझे बताओ, तुम कैसे अच्छे बच्चे बन कर रहे हो? ईथन ने मेरे मेडिकल बिल्स पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स युआन खर्च किए। तुम उसके हर एक सिंगल सेंट के कर्जदार हो। फिर ग्रैंडपा घूमते हैं और सीधा फ्लावर बेड की तरफ जाते हैं, एक फ्लावर पॉट उठाते हैं और उन पर दे मारते हैं। वो तीनों शॉक में इंस्टेंटली पीछे लड़खड़ा जाते हैं। ग्रैंडपा को इतना वर्कड अप देखकर कि वो एक्चुअली उन्हें मार देंगे, वो घूमते हैं और कार की तरफ भागते हैं। डैड डैड, इतने वर्कड अप मत होइए। ग्रैंडपा, ये मैं हूं केविन। तुम सब इतने अनग्रेटफुल हो। मैं ग्रैंडपा को खुद को स्टेडी करने में हेल्प करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि वो इतने वर्कड अप ना हो कि उन्हें ही चोट लग जाए। उन्हें वहां से भागते देखकर ग्रैंडपा बिना किसी परवाह के स्नॉट करते हैं। मैंने इन लोगों को बहुत पहले ही पहचान लिया था। मैं वर्कड अप नहीं हूँ। ये थोड़ा सा गुस्सा उस वर्कआउट के सामने कुछ भी नहीं है जो मुझे नेक्स्ट डोर की मिचेल के साथ स्क्वायर डांसिंग करके मिलता है। ईथन, वरी मत करो। इन लोगों को बस एक सबक की जरूरत थी। आओ अंदर चलते हैं। ग्रैंडपा तुम्हारे फेवरेट शुगर पैनकेक्स बनाएंगे।
मैं स्माइल करता हूँ और ग्रैंडपा को अंदर चलने में हेल्प करता हूँ। मेरा काम अब मोस्टली हैंडल हो चुका है और ग्रैंडपा बूढ़े हो रहे हैं। मैं उन्हें ट्रैवलिंग पर ले जाने का डिसाइड करता हूँ। उन्होंने अपने यंगर ईयर्स में मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क किया था और मेरे काम शुरू करने के बाद मैं हमेशा उनके साथ नहीं रह पाता था। अब मेरे पास टाइम है। कुछ लोग अब सिंपली मेरे टाइम और एनर्जी के लायक नहीं रहे। मैं बिना किसी देरी के इस पर एक्ट करता हूँ। मैं ट्रिप प्लान करता हूँ और ग्रैंडपा और मैं अपनी होमलैंड के खूबसूरत लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकाल पड़ते हैं।